सक्सेशन से, आ रहा है समझो। तो आपको वही डेथ और इंसॉल्वेंसी का करना है। एक जो जनरल चीज मैंने सबके आंसर में देखी, सबने लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला पॉइंट जरूर लिखा है, लेकिन बेटा आपने नॉमिनी वाला नहीं लिखा है। वैसे अपन ट्रांसफर ट्रांसमिशन में कर लेंगे, लेकिन आप जब कंटेंट रीड कर रहे हो, समझ रहे हैं, तो आप नॉमिनी नहीं लिख रहे। नॉमिनी कौन होता है? जैसे जैसे विल नहीं होती है, समझ रहे, तो अपने आप तो चीजें किसके पास चली जाएंगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन शेयर में एक केस होता है कि आप चुन सकते हो कि हमारे शेयर किसके पास जाएंगे, वो व्यक्ति कौन होता है? नॉमिनी। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी ऐसा कर सकते हो आप। क्लियर है क्या? ठीक है। तो फोर्थ जितने लोगों को नहीं बना था, समझ आ रहा है? ठीक है, देखो सारे लोग, जितने लोग यहां पर हैं, समझ आ रहा है? बताओ, मुझसे डर लगता है क्या बोलने में? लगता होगा थोड़ा बहुत, आ रहा है समझ? ठीक है। सबके सामने बोलने में हिचकिचाहट भी है, समझ आ रहा है? मैं 5 बजे फ्री हो जाऊंगा और मेरा मोबाइल नंबर सबके पास भी है। पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है। मेरी बात सुनना, पूरी खत्म होगी तो समझ में आएगी क्या बोल रहा हूं। ठीक है। फोर्थ वाला आंसर अब सबकी कॉपी में होना चाहिए। अब जब मैं चेक करने आऊंगा, समझ आ रहा है, और अब जब मैं चेक करने आऊंगा तब तो मुझसे बोलोगे कि भैया मेरे से ये बन नहीं रहा, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो मैं ये बात नहीं सुन पाऊंगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मैं आज ही नहीं करूंगा चेक, क्योंकि आज तो मैंने बताया है ना, तुम बोले भैया अभी बताया, समझना। ठीक है ना? मेरे तुम्हारी कॉपी चेक करने से पहले तुम्हारा मेरे पास क्या आ जाना चाहिए? मैसेज या कुछ कि भैया मुझसे ये नहीं बनता, अभी से कर दो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। और शाम को 5 बजे में फ्री होता हूं तो उस समय तुम आकर के पूछ सकते हो। क्लियर है? अगर मैं चेक करने आ रहा हूं उस समय अगर तुम मुझे बोल रहे हो, समझ आ रहा है, तो इस बात का इंटरप्रिटेशन ये निकाला जाएगा कि ये बहाना है। पॉइंट समझ आ रहा है? क्योंकि एक तो मैं तुमसे अभी बोल रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो जितने लोग हिचकिचाते नहीं हो तो अभी बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब जितने लोग हिचकिचाते हैं वो लोग मैसेज कर सकते हैं, मेरे को पर्सनल में, ग्रुप में भी मत करना, समझ में आ रहा है? ठीक है। मैं तुमको बताऊंगा वो भी अलग से, सबके सामने भी नहीं, शर्म भी नहीं आएगी तुमको, समझ में आ रहा है? और क्या फैसिलिटी चाहिए वो बता देना मेरे को मैसेज में। क्लियर है क्या? ठीक है, इतना कर दूंगा मैं बस। चलो ठीक है। लेकिन हाँ सीख लो, मतलब पॉइंट ये है कि लिखना नहीं आएगा तो फिर एंड में प्रॉब्लम चली जाएगी। चलो, इन एन एजीएम ऑफ अमर प्राइवेट लिमिटेड ऑल द शेयर होल्डर्स वर किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। बहुत सिंपल है, परपेचुअल सक्सेशन है ना, यही अपन डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें भी आप परपेचुअल सक्सेशन पहले डिफाइन करोगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। वैसे ही डेथ इंसॉल्वेंसी वैसे, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? एप्लीकेबिलिटी कंक्लूजन, जिसमें आप क्या लिखोगे कि भैया अमर प्राइवेट लिमिटेड के सारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाने के बाद भी उनके जो शेयर्स हैं, समझ में आ रहा है, वो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या नॉमिनीज को चले जाएंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो उनके खत्म हो जाने के कारण, ठीक है, कंपनी जो है उस पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं। हाँ, उसकी वर्किंग खराब हो सकती है, समझ में आ रहा है, अब शायद वो लॉस में चले जाए, इवेंचुअली वाइंड अप भी हो जाए, लेकिन सिर्फ उनकी डेथ के कारण कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये बात आप कौन से पैराग्राफ में लिखेंगे? सेकेंड पैराग्राफ में। तो थोड़ा सा सेम सा जाता है, क्योंकि लीगल प्रोविजन में आप ये बताते हो कानून में क्या लिखा है, कंक्लूजन में आप ये बताते हो कि इस केस में क्या होगा। तो फिफ्थ वाला मुझे लगता है सिंपल है और काफी लोगों ने किया भी है। सिक्स्थ वाला जो है, ठीक है वो भी सिंपल, लेकिन चलो देखते हैं। एक शेयर होल्डर who holds 99% of the share capital of the company can be held liable for the acts of the company। अब समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है, आपको ना दिक्कत प्रोविजन में नहीं होती है, आपको पूरा बनता है, समझ रहे? कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ रहे? लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होगी, आप क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन गलत ले गए, समझ आ रहा है? ठीक है। आप क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन गलत ले गए तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोविजन पूछा जा रहा था। अगर कोई सामने से आके बोलता भैया ये वाला प्रोविजन बताओ तो आप बता देते, अगर वही क्वेश्चन शायद आपसे हिंदी में पूछा जाता तो शायद आप बता देते। लेकिन उसके क्वेश्चन को पूछने के तरीके से कई बार जल्दीबाजी में, समझ आ रहा है, हम क्या करते हैं, हम देख नहीं पाते कि क्या पूछा गया है। तो इस वाले पॉइंट में, समझ आ रहा है, कुछ लोगों ने शायद पता नहीं लायबल के कारण या किस कारण से लायबिलिटी वर्ड को फोकस कर दिया। एक शेयर होल्डर मतलब आपने लिमिटेड लायबिलिटी डिफाइन करी है, समझ आ रहा है? जितने लोग लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट अगर सोच रहे हैं तो बेटा वो गलत है। पॉइंट समझ आ रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी वाली बात यहाँ पर नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी वाली मेन बात आएगी जब लोन वोन का चक्कर आएगा कि कंपनी बंद हो रही है और पैसे चुकाने की बात चल रही है। यहाँ तो सीधे सीधे एक्ट्स की बात आ रही है ना, समझ आ रहा है? ठीक है ना? मतलब
एक जो बंदा है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 99% शेयर कैपिटल है, इसका मतलब तुम पॉइंट समझो कि अगर मान लो मैंने कोई कंपनी बनाई, समझ में आ रहा, मैंने कंपनी बनाई लेकिन पैसा उसमें किसने लगाया, पूरा ऑलमोस्ट मैंने ही लगाया, 1% पैसा किसी और ने लगाया, तो अब वहां पर प्रैक्टिकली काम कौन कर रहा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैं चुन सकता हूँ ना 99% शेयर मेरे, तो मैंने किसको चुना होगा, अपने आप को, समझ रहा है। अब मैं जो भी एक्ट्स कर रहा हूं, समझ आ रहा है, ठीक है, मान लो मैंने कंपनी बनाई ए लिमिटेड, समझ आ रहा है, ठीक है, लिमिटेड नहीं बना सकता, 7 लोगों को चाहिए, ठीक है, ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक ही तो ओपीसी 99% कोई दूसरा हो, चलो छोड़ो। मैंने कंपनी बना ली, समझ आ रहा है, डिसीजन भी मैं ले रहा हूं कंपनी के बिहाफ में, क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़, याद रखना गड़बड़ का मतलब फ्रॉड नहीं है ना, गड़बड़ का मतलब कि भाई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गए या कुछ भी ऐसा हो गया, नो, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो उसका केस किस पे होगा, कंपनी पे होगा या मुझ पे होगा, मैं ही डायरेक्टर हूं और हो सकता है वर्कर नहीं था, मैं ही वो गुड्स बेचने भी गया तो भी वो लायबिलिटी मेरे पे नहीं आई, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक ही व्यक्ति के पास ऑलमोस्ट सारे शेयर है उसके, एक ही व्यक्ति ऑलमोस्ट उसका ओनर है, इसी का दिमाग तो लगा होगा, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझ आ रहा है। तो यहाँ सबसे मेन क्या डिस्कस होगा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, उसी को आज हम डिटेल में भी करने वाले हैं। पॉइंट समझ आ रहा है। तो इसका आंसर कैसे करोगे आप डिफाइन करोगे यहाँ पर क्या, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। फिर आप इस बात को भी फोकस करोगे कि एक्ट्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के ट्रांजैक्शन या जो भी एक्शन कंपनी के बिहाफ में किया जा रहा है, आ रहा है समझ में, वो कौन करेगा, जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। उसकी लायबिलिटी किसकी आएगी, कंपनी की। तो आप सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि कंपनी की लायबिलिटी आएगी, आप ये भी लिखेंगे कि कंपनी की आएगी, डायरेक्टर की नहीं और मेंबर की नहीं। डायरेक्टर की कब आएगी, जो मान लो कुछ फ्रॉड होता है। मेंबर की कब आएगी, मेंबर की तो आएगी ही नहीं इन जनरल। आ रहा है समझ में, क्लियर है। ये किस तरीके से आंसर करेंगे आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारे आंसर्स मुझे चाहिए, एक सेपरेट कॉपी बना लेना, समझ में, जिसमें डेली बेसिस के असाइनमेंट के आंसर्स जो है वो अपन लिखते जाएंगे। क्लियर है, चलो प्रिंस। कॉर्पोरेट व्हील इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कॉर्पोरेट व्हील इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, वही है, उसका पर्यायवाची है वो, सिनोनिम, ठीक है ना। चलो, तो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, तो बहुत सिंपल बात है कि कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है। यही बात अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इट इज नोन बाय इट्स नेम, हैज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इट्स ओन। किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कंपनी। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये दो बार ये पैराग्राफ लिख गया है, ठीक है ना। तो अपन जाते हैं कि इसका जो केस है, देखो लिटरल पढ़ना, समझना है, एज इट इज तो लिख नहीं पाओगे, समझना है। मैं तुमको केस इन जनरल समझा देता हूं, समझना है कि क्या हुआ, समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस था, समझना, ठीक है। एक अपना मेरा बिजनेस था सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्लियर है। मैंने फर्नीचर की शॉप खोली थी, क्लियर है। बढ़िया, मैं लकड़ी लाता था, समझ में आ रहा है, ठीक है, और उससे फर्नीचर बना करके बेच देता था। थोड़ा बढ़ने लग गया बिजनेस, मैंने एक एम्प्लॉइज भी रखे और वो सारा कुछ किया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं लकड़ी खरीद के लाता था, बेच देता था। अब समझना हुआ क्या, ठीक है, कि मुझे किसी ने बताया कि भाई क्या कर सकते हो आप, कंपनी फॉर्म बना सकते हो। ये पुराना केस है एक्चुअली में और अंग्रेजों का है, समझना रहे, क्योंकि वहीं से मारा हुआ है हमारा कंपनीज एक्ट, समझना रहे। अपन लोग बहुत जिसको बोलते हैं ना परिष्कृत रूप पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट का, तो इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। मैच्योर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं अपन कंपनीज एक्ट का, बहुत सारे प्रोविजन है। तो उस समय किसी ने बोला कि कंपनी बनाओ, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो उसने, सोलोमन ने क्या किया, अगर चलो मैं अपनी बात बता रहा था कि मैंने क्या किया, फिर कंपनी बना ली। अब ध्यान से समझना, जब कंपनी बनी तो लीगल पूरे जो प्रोसेस होते हैं रजिस्ट्रेशन का और वो कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो जब हुई तो कंपनी से मैंने अपने आप को क्या दिलवा लिए, शेयर। याद रखना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने घर से पैसे ला करके क्या किया था, लगाए थे। मैंने उससे टेबलें खरीदी थी, आ रहा है समझ, मैंने उससे एक दुकान खरीदी थी, क्लियर है। तो वो दुकान मेरे नाम पर थी, बिजनेस के नाम पे नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप में। वो फर्नीचर मेरे नाम पर था, जो बिल बन रहे थे वो मेरे नाम पर बन रहे थे, समझ रहे।
फिर जब मैंने कंपनी फॉर्म किया, क्लियर, तो क्या होगा, कंपनी में तो शेयर कैपिटल वाली कंपनी मैंने बनाई, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तो सारा असेट वसेट किसके पास चला गया, कंपनी के पास, सारा समझ। और मेरे को क्या मिल गया कंपनी से, शेयर। मैंने कहा यार डिवेंचर भी हो सकते, चलो डिवेंचर भी ले लेता हूँ। तो मैंने मान लो कि 50,000 रुपए का मटेरियल वगैरह सब था, दुकान सब मिला करके, तो 50,000 रुपए के एसेट मैंने किसको ट्रांसफर करे, कंपनी को। अरे समझ, क्लियर। तो मैंने कहा कि यार एक काम करो, 20,000 के मुझे क्या दे दो, शेयर, और 30,000 के मेरे को क्या दे दो, डिवेंचर। अरे समझ, देखो कंपनी के पास थोड़ी पैसे, कंपनी तो मैंने बनाई, समझ में, तो अब कंपनी ने मुझे रसीदें दे दी। एक रसीद का नाम क्या था, शेयर, एक रसीद का नाम क्या था, डिवेंचर। अब इसके लीगली राइट्स अलग अलग होते हैं। डिवेंचर एक तरीके से क्या कंसिडर किया जाता है, लोन वाला, और शेयर क्या कंसिडर किया जाता है, ओनर। तो अगर कंपनी के एंड से देखा जाए कि जो कंपनी बनी, समझना, मान लो ए लिमिटेड कंपनी बनी, तो ए लिमिटेड ने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कौन हूं, मैं दो दिख रहा हूं उसको, कंपनी को, समझना, एक उसका 20,000 का शेयर होल्डर है और एक उसका बिजनेस बढ़ा तो कंपनी ने और लोन लिया। मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है। हुआ ये कि मैं गया किसी के पास लोन लेने, मैंने कहा यार लोन दे देना, कागजी कार्रवाई, तो नाम किसका लिखा गया, मैंने उसको बताया कि कंपनी बनी है, कंपनी के नाम से, और वो बोल रहा हाँ ठीक है। उसकी बात किससे हो रही है, मुझसे, समझ में आ रहा है। लोन कितना लिया, 20,000, कंपनी के पास असेट कितने के हो गए, 70,000 रुपए। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ कि एक दिन आग लग गई, और सारी लकड़ी जल गई। पॉइंट समझ में आ रहा है। कितने का माल बर्बाद हुआ समझ लो, दुकान भी जल गई, चलो पूरा 70,000 का, ये चलो ठीक है थोड़ा कम बर्बाद करते हैं बांटना है ना, इमोशनल हो गया था मैं। चलो कितना जला, 50 का जला, चलो ठीक है ना, बचा कितना, 20, समझ रहा है। अब 20 बचा, समझ लो मेरा कितना लगा था, ठीक है, और क्रेडिटर का कितना लगा था, 20, समझ रहा है। कॉमन सेंस लगाओगे तुम, समझ रहा है, कि तुमने किसी से उधार लिया था और पैसा लगाया, समझ रहा है, कहीं पर, ठीक है, तो जब वो आएगा तुमसे पैसे मांगने तो तुम क्या बोलोगे, मेरा भी तो डूब गया मानेगा वो। और यही इसके केस में हुआ, समझ रहा है, कि भाई मेरा अगर डूब गया, समझ रहा है, तो मेरे पास जब वो मांगने आया, समझ रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला कि भैया मैं नहीं दे सकता, मेरा भी पैसा जो है वो क्या हुआ है, डूबा है, समझ रहा है। कैच क्या था कि कंपनीज एक्ट में कंपनी रजिस्टर, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये 20,000 जो असेट मिला, मैं कह रहा हूं कि ये मैं रखूंगा, क्रेडिटर कह रहा भाई तू कैसे रखेगा, समझ रहा है, ये मेरे को दे, तू लोन लेके गया था, समझ रहा है। लेकिन जब लीगल स्ट्रक्चर की बात हुई, जब ये मैटर कहां पहुंचा, कोर्ट में, क्योंकि मैं वो 20,000 देने तैयार नहीं था, जब मैटर कोर्ट में पहुंचा तो पता चला कि भैया यहाँ कंपनी रजिस्टर थी, और जैसे ये पता चला कंपनी रजिस्टर थी, कोर्ट ने क्या माना उस समय कि भाई कंपनी एक सेपरेट पर्सन थी। तो ये पूरा डिसीजन किस तरीके से हुआ कि ए लिमिटेड एक अलग पर्सन था जिसने लोन लिया था, किससे, जिससे भी लोन लिया था 20,000 का वो। अब जब इसका पूरा सब डब्बा हुआ, और अगर मान लो कि इसके पास 20,000 रुपए बचा, तो जो अजय शेयर होल्डर था वो तो छोड़ दो क्योंकि उसको लास्ट में मिलेगा, वो ओनर है, लेकिन वो जो 30,000 का क्या था, उसके लिए वो लोन है और वो सिक्योर्ड करवा लिए थे मैंने, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो कोर्ट कह रहा कि कंपनी क्या करे, अपने लोन चुकाए, तो ये 30,000 का लोन और वो 20,000 का लोन। फिर कंपनी एक्ट में एक प्रोविजन है कि लोन्स वगैरह जब चुकाते हो तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि पहले किसको और बाद में किसको। उस प्रायोरिटी में सिक्योर्ड को पहले जगह मिलेगी, क्या आपको केस समझ में आ रहा है, तो उसमें जगह मिली किसको, तो अगर अपन केस को सिंपल प्रैक्टिकल देखें तो क्या हुआ, मैंने पैसे लगाए और वो मुझे वापस मिल, जब डूबा और जो 20,000 के एसेट बने वो मुझे मिल गए, किस कारण से मुझे वो वापस मिले, और क्रेडिटर नुकसान में रहा क्योंकि वो किस फॉर्म में रजिस्टर्ड था, कंपनी। अगर यही चीज सेम सोल प्रोप्राइटर में रहती तो वो 20,000 किसको मिलता, तो ये वो लैंडमार्क केस है जिसका नाम सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी लिमिटेड है। और इसका नाम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो केस लॉ का नाम हमेशा किस तरीके से होता है, दो पार्टीज के बीच में, और यहाँ वो दो पार्टीज कौन है, देखो सर, एक है सोलोमन और एक है उसकी कंपनी, समझ आ रहा है। तो यहाँ एक्सप्लेन किया कि उसने एक्चुअली में 3-4 शेयर होल्डर बनाए थे, उसके घर ही घर के थे, मतलब प्रैक्टिकली वही ओन कर रहा था, वही सारे काम कर रहा था, लेकिन लीगली क्या हो गया था, कंपनी एक अलग पर्सन बन गई थी। जब उसके क्रेडिटर्स ने पैसे मांगे तो उसने क्या बोला
कि भैया वो तो मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि कंपनी प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हुई। अल्टीमेटली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो किसके फेवर में दिया? सोलोमन। आप लोग एक बार केस रीड कर लो, कोई डाउट हो तो आप बताओ। क्या मेरी बात पूरी समझ में आएगी? मेरी बात में अगर कोई डाउट है तो फिर ये भी आपको दिक्कत कर सकता है। और समझ में उसी चीज को बस टेक्निकली लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई ऐसा वो चक्कर नहीं है। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो बताओ। इसमें पाउंड्स में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? निशान वो सारे बने हुए हैं, समझ में आ रहा है? इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई ऐसा सेक्शन में नहीं लिखा हुआ कि ये 39 पाउंड 39,000 पाउंड ही लिखना है, 9,000 लिखना है। आपको ज्यादा से ज्यादा इसका रेफरेंस लगेगा, आ रहा है समझ में? ठीक है। और अगर ये केस लॉ के रूप में आएगा तो ये सारे फैक्ट्स आपको क्वेश्चन में दिए गए, तो क्या आपको ये सारी चीजें याद करनी है? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है? आपको ये स्टोरी इसलिए याद रखनी है, समझ में आ रहा है, ताकि कोई भी केस आएगा तो आप उसको प्रेजेंट कर पाओ। ये एक एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है? हमको ये याद नहीं करना है, हमको इससे समझना है कि कोई भी चीज किस तरीके से हम बता सकते हैं, समझ में आ रहा है? ये आंसर का एक वे है जिसका केस लॉ इनके इसके फैक्ट्स पर बेस्ड है। मतलब समझ लो, दिस इज द आंसर टू अ क्वेश्चन जिसमें कि मैं ये सब फैक्ट्स दूंगा कि देखो इतना परचेज कंसिडरेशन था, समझ में आ रहा है, उसने कंपनी बना ली थी, तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए, तो ये उसका एक आंसर है, एक क्वेश्चन आंसर है। समझ में आ रहा है? ये केस लॉ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सबसे फेमस केस, पॉपुलर केस माना जाता है। तो जब भी आपको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का रेफरेंस देना हो तो आप वहां पर रेफरेंस दे सकते हैं उस नाम का, दैट्स इट। आ रहा है समझ में? क्या आपको पूरी केस डिटेल लिखनी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको केस लॉ आएगा तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। एक केस में आप केस को शॉर्ट में लिख सकते हो जब आपको सिर्फ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का क्वेश्चन आए और वो भी 5 नंबर के आसपास का, 5 या 6 नंबर का आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? केस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या एग्जैक्टली नहीं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर आप लिखो प्रॉपर, जो मैंने बताया, जैसे मैंने केस बनाया, अब प्रॉपर वैसे केस बना करके देखो। सोलोमन का कोई चेक करने नहीं जा रहा कि 39,000 पाउंड ही था कि 19,000 पाउंड था, इट डजंट मैटर। ये तुम कितना भी लोगे तो इट डजंट मैटर। मेन मुद्दा क्या है कि भैया उसने डिबेंचर ले लिया तो डिबेंचर होल्डर को रहा, और डिबेंचर होल्डर की वैल्यू किससे ज्यादा थी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। समझ गया? क्लियर है? ठीक है ना? चलो, तो और केसेस थे किसके? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के। बहुत ध्यान समझना, ये कुछ केसेस हैं, समझना है? और ये जेनेरिक कॉन्सेप्ट है। किस चीज का जेनेरिक कॉन्सेप्ट है ये? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का, समझना है? बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानेंगे? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड में क्या हुआ, इसका भी मैं तुमको एक समराइज्ड वे में बता देता हूं, समझना है?
ये बस 4 एग्जाम्पल है इस बात को समझाने के लिए कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसका ये मतलब नहीं है आप सिर्फ ये 4 समझे, आपको इन 4 से पूरी थीम समझ में आ रही कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, किस लेवल पर वो उसका इंप्लीकेशन जाता है, समझ में आ रहा है। तो इस लेवल पर इंप्लीकेशन जाता है कि एक बंदा था, एयर फार्मिंग करता था, मतलब एरोप्लेन से वो खेत में पानी वानी बीज डालता होगा, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कंपनी रजिस्टर करी, समझ में आ रहा है। अब अपनी ही कंपनी में वो क्या था, शेयर होल्डर भी था, आ रहा है समझ में। अपनी ही कंपनी में वो एम्प्लॉय भी था, क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? हाँ, देखो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। अब आप एज ए पर्सन शेयर होल्डर भी बन जाओ, डिबेंचर होल्डर भी बन जाओ, डायरेक्टर भी बन जाओ और आप एम्प्लॉय भी बन जाओ, तो एक बंदा 3-4 कैपेसिटी में कंपनी में हो सकता है और हर कैपेसिटी में उसके पास क्या होंगे, अलग अलग राइट्स होंगे। ये इंप्लीकेशन किसका, कंपनी वाले फॉर्म का, समझ में आ रहा है। तो उसने कंपनी बनाई, वो ओनर भी था, समझ में आ रहा है, वही सारी डीलिंग भी करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी वही था, समझ में आ रहा है। और वही अपनी कंपनी में वही प्लेन भी उड़ाता था, मतलब अपनी कंपनी में क्या था, एम्प्लॉय भी था, आ रहा है समझ में। हुआ क्या कि उस कंपनी ने लोन भी लिया हुआ था, ये यहाँ पर दिया नहीं है, समझ में, ये वाले फैक्ट्स में बता रहा हूँ। तो उस कंपनी ने क्या हुआ था, लोन वोन लिया हुआ था, आ रहा है समझ में। तो कंपनी के पास कोई पैसे थे। हुआ क्या कि एयर एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हो गई तो पॉइंट ये है कि भाई जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं मान रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि हाँ भैया ये कौन बंदा था, जो ली वाला बंदा है, हमने उसको बोला कि भैया ये पैसे दे दो, आ रहा है समझ में। तो इसकी वाइफ थी, समझ रहा है, उससे जाकर के हमने पैसे मांगे कि भैया हमने ली जो पर्सन था उसको हमने उधार दिया था, आप कृपया वो उधार वापस कर दें। लेकिन वहां पर पॉइंट क्या आया, क्योंकि उसने क्या बना ली थी, कंपनी, आ रहा है समझ में। तो वो जो ली की जो वाइफ थी उसने क्या किया, उसने केस किया कि भैया क्रेडिटर ने जो उधार दिया था वो किसको दिया था, लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, और उसकी जो वाइफ थी उसने भी कंपनी पे केस किया। मतलब समझ में आ रहा है, उसने भी कंपनी पे, अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो अपनी ही कंपनी पे केस कर रही है, समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकली वो क्या कर रही है अपनी, मतलब समझो एक ऑफिस है जिसकी चाबी भी उसी के पास होगी, समझ में आ रहा है, और वो उस पे केस कर रही है लीगली कि भाई हमको यहां से पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एक्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, तो इंग्लैंड का भी अंग्रेजों का भी कोई एक्ट होगा इसको लेकर के कि एम्प्लॉय की अगर डेथ या कुछ ऐसी हो जाती है तो कंपनी उसको कॉम्पनसेशन देती है। कंपनी में अमाउंट कम था, पॉइंट समझ में आ रहा है। उसी अमाउंट की बात थी कि जो उसकी वाइफ थी वो चाह रही थी कि वो अमाउंट उसको मिल जाए, क्रेडिटर्स चाह रहे थे कि वो अमाउंट उनको मिल जाए, लेकिन वो अमाउंट जो है वो ली की वाइफ को मिला। और इसके पीछे किस कॉन्सेप्ट ने वर्क किया, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कोर्ट ने बोला कि भैया कंपनी अलग पर्सन है और हाँ एम्प्लॉय का जो कॉम्पनसेशन है उसकी वैल्यू ज्यादा है किसके मुकाबले, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के मुकाबले। इसलिए वहां पर क्या हुआ, जो भी पैसा वैसा बचा हुआ था, समझ रहा है, उसको वो कॉम्पनसेशन के तौर पर मिल गया। यहाँ पर उतना डेटा नहीं है, मैंने आपको ज्यादा दिया हुआ है, तो आप एक बार सोच लें, समझ रहा है, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? तो ये भी एग्जांपल है किसका बेटा, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का। याद रखना आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताते आनी चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अक्षर यहाँ से, सेंटेंसेस यहाँ से कॉपी करने का कोई रेलेवेंस नहीं निकलेगा। क्लियर है? ठीक है। एक और केस लॉ डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल किसका, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण और क्या हो सकता है, तो एक और व्यक्ति के साथ एक केस हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण। अब यहाँ पर उसको फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। हुआ क्या, ठीक है। अच्छा इस एग्जांपल को बताने पहले ध्यान से समझना, ठीक है। मैं टैक्स नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है। इस एग्जांपल से टैक्स के प्रोविजंस पर कोई वो मत कर, पॉइंट समझ में आ रहा है। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, सेपरेट लीगल एंटिटी, वहीं रहना, पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एग्रीकल्चर टैक्स फ्री था, समझ में आ रहा है, ये जब का भी केस है तब के
मैं बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर टैक्स फ्री था, मतलब सरकार ने बोल रखा है कि भैया जो भी व्यक्ति एग्रीकल्चर कर रहा है, जो भी पर्सन एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहा है, उसका टैक्स फ्री है। अरे समझे, एग्रीकल्चर से कमाई हुई इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आपने कहीं अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है और उससे अगर आप कमा रहे हो तो क्या होगा, आपके पैसे, आप पर टैक्स लग जाएगा। तो हुआ क्या कि ये जो बच्चा है गुजदर है, आर गुजदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो कंपनी, उसने कंपनी बना ली एग्रीकल्चर, उसके लिए उसने क्या किया, कंपनी बना ली। समझ में आ रहा है कि खेती किसानी कर रहा था लेकिन उसने कंपनी एक्ट में रजिस्टर करा लिया। अब हुआ क्या कि कंपनी को इनकम हुई, कंपनी को इनकम हुई और उसने वो इनकम को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करवा लिया, किस वे में, डिविडेंड के वे में। समझ रहा है, उसने कोई टैक्स वैक्स नहीं दिया। इनकम टैक्स वालों का नोटिस आ गया। जब इनकम टैक्स वालों का नोटिस आया इस पर्सन के पास जो शेयर होल्डर था, उसने बोला कि भैया मैं, हमारी तो एग्रीकल्चर इनकम है। समझ रहा है, तो इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला कि भाई तुम्हारी नहीं, कंपनी कह रहा मैं ही हल चलाता हूँ, मैं ही जाता हूँ खेत पे सवेरे शाम, मैंने इतनी मेहनत की और तुम बोल रहे हो मैं एग्रीकल्चर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लीगली कौन कर रहा है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपको जो डिविडेंड मिला वो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। ये उस समय की बात है जब डिविडेंड टैक्सेबल था। अरे समझ में, ठीक है ना। तो क्या इससे इनकम टैक्स में सवाल खड़ा मत करना कह रहे डिविडेंड टैक्सेबल है या नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि अभी तुम इनकम टैक्स में पढ़ो तो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाए, इस बार के बजट में भी है उसके बारे में कुछ कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे टैक्स मत समझना। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जब भी ये केस था उस समय डिविडेंड टैक्सेबल था और एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं। तो उस बंदे ने बोला कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन इनकम टैक्स ने दो अलग अलग एंटिटी कर दी, सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण कि कंपनी अलग है और तुम अलग हो। कंपनी की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसकी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। तुम्हारी इनकम पर टैक्स लगेगा क्योंकि ये क्या है, डिविडेंड इनकम। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या है, इम्प्लीकेशन। इसका भी क्वेश्चन कैसे आएगा आपको कि आपको केस फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है ना, और एंड में आपके सामने क्वेश्चन क्या रेज किया जाएगा कि इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि आपको टैक्स लगेगा और वो बंदा कह रहा है कि उसको टैक्स नहीं लगेगा, तब एंड। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर आंसर करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है, उसके इम्प्लीकेशन बताया कि इसके और क्या इम्प्लीकेशन है। इसके ये इम्प्लीकेशन है कि वो जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, अपने ही बिजनेस को चीजें बेच सकता है, अपने ही बिजनेस से चीजें खरीद सकता है। समझना, एक सोल प्रोप्राइटर है, क्या वो अपने बिजनेस को चीजें बेच सकता है? अकाउंटिंग में हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बहुत ध्यान से समझना, लेकिन वो लीगल नहीं है। हम हर बिजनेस को क्या मानते हैं कि वो सेपरेट है या अकाउंटिंग एंट्री करने की, लेकिन लीगली ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किसमें चलता है, कंपनी एक्ट में। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है, ठीक है ना। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या वो अपने बिजनेस को चीजें बेच सकता है, खरीद सकता है? नहीं। कंपनी के केस में कर सकता है, हाँ। क्लियर है, ये इम्प्लीकेशन है। दूसरा क्या है, एक ही पर्सन कई कैपेसिटी में काम कर सकता है। समझ आ रहा है? एज ए मेंबर उसके अलग राइट होंगे, एज ए डायरेक्टर अलग राइट होंगे, एज एन एम्प्लॉई अलग राइट होंगे। क्लियर है? एक ही व्यक्ति कई कैपेसिटी में काम कर सकता है। तो कंपनी हैज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ओन। कंपनी के अपने राइट्स और ड्यूटीज है, जिसका डिफाइन करेंगे अपन मेमोरेंडम आर्टिकल्स और एक्ट के हिसाब से। कंपनी जो है वो मेंबर्स और डायरेक्टर की एजेंट नहीं है, लेकिन यहां पर एक बात लिख लेना, डायरेक्टर जरूर एजेंट है। किसके? कंपनी के। डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। इसलिए आपको एजेंट वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कंपनी के किसी एक्ट के लिए मेंबर या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन डायरेक्टर के एक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? अगर वो एक्ट उसने कंपनी के नाम पर किया है तो, क्योंकि कंपनी अपने आप एक्ट नहीं कर सकती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही वो सारे काम करते हैं, किसके नाम पर? कंपनी के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब ये काम कंपनी के नाम पर करेंगे तो कौन लायबल होगा? कंपनी। बाकी कंपनी के किसी भी एक्ट को लेकर के डायरेक्टर की या शेयर होल्डर की जिम्मेदारी नहीं है। शेयर होल्डर मेंबर की तो वैसे ही नहीं होगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी इस बात से तय होती है कि उन्होंने कुछ गलत किया या कंपनी के रूल्स या मेमोरेंडम के बाहर जाकर के कुछ किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लिए वो सारे काम कर सकते हैं जो कि कंपनी खुद कर सकती है। इसका ये मतलब ना निकालें कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उतना ही कर सकते हैं जितना मेमोरेंडम आर्टिकल्स में आ रहा है। क्या ये समझ में क्लियर है? हाँ,
कंपनी अलग है और वो जो एग्रीकल्चर वाला पर्सन था वो अलग था। हाँ। सर उसमें से क्यों नहीं लिखा है नीचे? वो तब से वही बात बता रहे कि डिविडेंड वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर उसने कुछ सेपरेट लीगल एंटिटी का इधर पे डिस्कस ही नहीं किया। हाँ ठीक है, मतलब वो ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो सकती है। मैं एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करता हूँ, समझ रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, तो वो अल्टीमेट पहुंच नहीं पाए। लेकिन ये बहुत कॉमन सा इम्प्लाइड सा है, समझ रहा है, कि सेपरेट लीगल एंटिटी में मतलब यही इम्प्लीकेशन होगा। हाँ वो नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ ठीक है ना, तो वो लिख लो उसमें, क्लियर है, ठीक है। तुम्हारा सवाल में समझ नहीं पाया, मतलब यहाँ बस नहीं लिखा है, यही प्रॉब्लम है ना। हाँ सर, ये इस पर क्या काम का मतलब अगर पेपर मैटर हाँ ना, तो मैं बोलता रहा हूँ कि इससे अंडरस्टैंडिंग ले लो। इसमें भी वो सारी, इसके तो और फैक्ट्स मैंने तुमको एक्स्ट्रा बताए। देखो समझो इसमें क्या लिखा, अपन पढ़ते हैं एक बार, कि कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस कर रही थी, इनकम एग्रीकल्चर बिजनेस का एग्जेम्प्ट था टैक्स से, समझ रहा है। शेयर होल्डर ने कंटेंड किया, मतलब कि दावा किया, क्योंकि उसको कोई कुछ बोल रहा होगा ना, समझ रहा है, कि भाई डिविडेंड जो उसको मिला वो एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। इसका मतलब इसके पास कौन आए होंगे, इनकम टैक्स वाले टैक्स मांगने, और ये क्या बोल रही होगी कि मेरे को टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है। हम पढ़ कौन सा कॉन्सेप्ट रहे हैं, जिसके एग्जांपल है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये उसका एग्जांपल है। कोर्ट हेल्ड, कोर्ट के पास कैसे पहुंच गई बात, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहा था, और इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे थे कि तुम अलग हो और वो अलग। तो यहाँ बहुत शॉर्ट में डिफाइन किया गया, जिसको मैं आपको काफी डिटेल में बोल रहा हूँ। आप इसको नेट में सर्च करोगे तो आपको इसका केस की डिटेल मिल जाएगी, लेकिन नीड इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरीके के हजारों केसेस है, समझ आ रहा है, जिनमें भी क्या हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी को अपहेल्ड किया गया, आ रहा है समझ। तो यहाँ लास्ट में क्या है कि कोर्ट ने बोला कि डिविडेंड जो शेयर होल्डर को मिला है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो उस पर टैक्स लगेगा। किस कारण से, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर इनकम नहीं हुई। एग्रीकल्चर इनकम किसको हुई है, कंपनी को। तो बेसिकली इसमें बहुत शॉर्ट में वो इम्प्लीकेशंस जो छुपे हुए हैं वो मैं आपको सामने लेकर के रखता हूँ। वो लिखे भी हो सकते थे, नहीं मैं लिख दूंगा, मैं इसको वैसे कंपाइल कर दूँ क्लियर है, ठीक है ना, देख लो। और कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन ये डायरेक्ट वाले हैं, है ना, लेकिन ये दोनों सेम है। तो आप एक काम करो, इसका क्वेश्चन 1 लिख लेना, और पहले वाले में मैंने सिर्फ आपको 4 5 6 दिए थे ना, तो उसका आप क्या करोगे, सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में खास बात क्या है, 7.5 तो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कंपनी, भैया लिख लेंगे ना, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। साइड हेडिंग्स आप एज इट इज देख करके भी लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर आपने देख के लिखा तो मैं पहचान जाऊंगा, समझ रहे, इतना याद कोई कर नहीं सकता। तो आपके अपने शब्द होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बनाने बैठ गए कि इसके डिक्शनरी में अपन अलग बनाए, इतना तो नहीं करोगे मुझे लगता है, इतना भरोसा है, अरे समझ। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लिखना, क्योंकि आपकी नेचुरल लैंग्वेज ही इंप्रूव होनी पड़ेगी एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि वही आपका एग्जैक्ट सपोर्ट होगा एग्जाम तक पहुंचने के लिए। अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो, कि आप एग्जाम में जब लिख करके आओगे तो वो अपनी लैंग्वेज में ही लिख करके आओगे, आप कितनी भी पढ़ाई करें, समझना रहे। तो आपके जो अपने शब्द हैं, समझना रहे, जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको इतना इंप्रूव कर लो कि आपका आंसर जो है वो अच्छा हो जाए। मैंने जितनी भी आंसर शीट्स मंगाई है, समझना रहे, अभी आज तक तो मेरे को कोई ऐसा माइकल लाल नहीं मिला जिसने बिल्कुल एकदम बुक की राइटिंग ऐसे चाहती हो। एक है, समझना रहे, उसकी आंसर शीट है मेरे पास, समझना रहे, ठीक है। 2012 में मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक है ना, जिसने ऑडिट का पेपर किया था, कुछ बच्चों ने शायद देखा भी होगा उसका पेपर। तो उसने ऑडिट में जो लिख करके आया था वो बुक ही ऑलमोस्ट छाप कर दी थी, समझ रहे। उसके बाद में उसके मार्क्स कटे भी थे, उसको आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 95 मिलने चाहिए, तो उसको 82 मिले थे। वो अभी तक के मतलब ऑलमोस्ट एवर हाईएस्ट है, क्लियर है, ठीक है, ऑडिट के पेपर में, सीए इंटर के। लेकिन उसकी मतलब ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं का बहुत कमी होती है, उसको पूरा कंटेंट याद आता था, मतलब ऑलमोस्ट। वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए क्या करते हुए पता नहीं, समझना रहे। तो मतलब उसका एग्जाम्पल मैं कम ही रखता हूँ, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मैं दूं कि भैया ऐसे ऐसे लिख लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि सब इतना याद कर पाए। मेरे पास आंसर, उसकी एक्चुअल आंसर शीट मंगाई थी हमने, आ रहा है समझ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा,
समझ में आ रहा है? पहले कंटेंट अपन पढ़ लेंगे कि अभी तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि इसका क्या आंसर लिखा और कैसे लिखा। ठीक है ना? चलो बाकी अपन